हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। आज हम आपको देखिए जो ये 12th की बायोलॉजी का जो सेकेंड लेसन पढ़ा रहे हैं, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से आपको बहुत ही डायग्राम और जान लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इस चैप्टर में देखिए पार्ट 3 में आज हम एक टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें। उस चैप्टर का नाम और टॉपिक का नाम क्या है? लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। क्या नाम है? लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। तो हम इस पूरी बात को आपको बताएं इसके पहले अगर आप सभी लोग इस चैनल पर नए हैं और आप लोग अच्छी बायोलॉजी की जानकारी जानना चाहते हैं तो अपने चैनल पर रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसे क्या करें? शेयर करें। तो सबसे पहली चीज कल के लेक्चर में हमने क्या किया था? आपको परागकोश की अनुप्रस्थ काट या पुंकेसर के बारे में बताया था। अगर इस वीडियो को आप देखना चाहते हैं, अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो इसके पहले वाला वीडियो आप सब जरूर देखें, तब आपको बातें आगे समझ में आएंगी। तो सबसे पहली चीज हम देर नहीं करते हैं, ले चलते हैं आपको लघु बीजाणु जनन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिए। लघु बीजाणु धानी में परागकण या लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को ही लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजिनेसिस कहते हैं। मैंने कल बताया था कि परागकोश में एक परागकोश में 4 लघु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं और उसी 4 लघु बीजाणु धानियों में ही लघु युग्मक जो होते हैं, जो लघु बीजाणु होते हैं, उनका निर्माण होता है, जिसको लघु बीजाणु मातृकोशिका कहा किया करते हो। कल मैंने इसकी चर्चा किया था। तो जो लघु बीजाणु मातृकोशिका हुआ करती है, इसका निर्माण लघु बीजाणु धानी में होता है। तो इसी लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को ही क्या कहा करते हैं? लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजिनेसिस कहते हैं। फॉर्मेशंस ऑफ माइक्रोस्पोर इन माइक्रोस्पोरेंजियम इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। ये इंग्लिश वर्ड है इसका, अगर आप ध्यान देंगे तब मेरी बात को। लघु बीजाणु धानी में परागकण या लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजिनेसिस कहते हैं। ये बात हो गई। अब फिर ध्यान दीजिएगा, एक परागकोश में 4 लघु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं। ये आपको मैंने कल के टॉपिक में इसको बहुत डिटेल समझाया था कि एक परागकोश में कितनी आपकी 4 लघु बीजाणु धानियां क्या होती हैं? पाई जाती हैं। परागकोश के स्फुटन से परागकण स्वतंत्र हो जाते हैं। मैंने बताया था कि पराग जो कोश होता है उसमें क्लेयर पाई जाती थी जिसका नाम था टेपिटम, जो लघु बीजाणुओं को न्यूट्रिशन भी दिया करती है और उसके साथ साथ उसको क्या किया करती है? प्रोटेक्शन देती है। और जैसे वो टेपिटम क्या हुआ करती है? ब्लास्ट होती है। उस टेपिटम के ब्लास्ट होने से ये क्या हुआ करते हैं? परागकोश के स्फुटन से परागकण स्वतंत्र हो जाते हैं और जो बाद में क्या हुआ करते हैं? विकसित होकर के लघु बीजाणु का क्या कर देते हैं? निर्माण कर देते हैं। जो जब आपका परागकोश स्फुटित होगा तो उसके बाद परागकण स्वतंत्र हो जाएंगे और स्वतंत्र होकर के लघु बीजाणुओं का क्या कर देते हैं? निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। आपको मैं बता रहा हूं अभी निषेचन के पहले की अवस्थाएं सब चल रही हैं, जान लीजिएगा। ऐसे लघु बीजाणु जनन पढ़ोगे तो ऐसे गुरु बीजाणु जनन बताया जाएगा, जिसमें आपके स्त्री के सर्स से फिर क्या होगा? बीजांड का विकास होगा। तो ये सब चीजें बहुत माइन्यूट हैं और समझने लायक हैं, और अगर आप ध्यान से समझेंगे तब एकदम सब समझ में आ जाएंगी। अब ये पूरी जो लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया है इसका मैंने डायग्राम आपको बताया। डायग्राम आपके सामने ये है। अब आप इसको यहाँ तक लिखने के बाद ये डायग्राम पहले पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे हमने ये डायग्राम बनाया है वैसे ही डायग्राम बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपके सामने क्या है? एक लघु बीजाणु का क्या है? ये स्ट्रक्चर है। ये देखिए एक आपके लघु बीजाणु का एक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ये किसका प्रक्रिया है जानते हो? लघु बीजाणु जनन का डायग्राम है। किसका है ये? लघु बीजाणु जनन। अब ये देखिए ये क्या है? आपका एक माइक्रोस्पोर्स है, इसका ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है? साइटोप्लाज्म है, जिसमें ये विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं? इसके न्यूट्रिटिव मटेरियल होते हैं और केंद्रक के ही अंदर इसका क्या होता है? क्या? जेनेटिक मटेरियल स्थित रहता है। और अगर केंद्रक डिवाइड हो गया तो जान लीजिएगा पूरा लक्षण भी बदल जाए किया करता है। तो अब सबसे पहले ये माइक्रोस्पोर्स क्या किया करता है? थोड़ा अपनी
साइज को क्या करता है, इंक्रीज करता है। और जब साइज इंक्रीज करेगा तो उसके साथ साथ न्यूक्लियस भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये सब वैक्यूल्स होती हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के फूड मटेरियल्स स्टोर रहा किया करते हैं या कलेक्ट रहा करते हैं। तो ये पहले स्टेज, और ये इसमें क्या हुआ, थोड़ा उसकी साइज क्या हुई, लार्ज हुई, केंद्रक थोड़ा बड़ा हुआ। और अगला जो स्टेप है, यही ध्यान दीजिएगा कि जो ये न्यूक्लियस होता है ये क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। डिसअपीयर का मतलब कि पूरा जो जेनेटिक मटेरियल हुआ करता है वो पूरे उस साइटोप्लाज्म में क्या हो जाता है, विस्तृत करने मतलब बट जाता है। और जब ये कहने मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिसअपीयर होता है, तो इसमें एक डिवीजन होता है, वो होता है समसूत्री विभाजन। और कैसा समसूत्री विभाजन होता है, असमान समसूत्री विभाजन होता है। और असमान समसूत्री विभाजन के कारण क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस जो डिसअपीयर हुआ था, ये दो डिफरेंट मतलब एक छोटे और एक बड़े न्यूक्लियस में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो देखिए ये इसके बीच में क्या लेयर बन जाती है और दो पार्ट बनते हैं, एक आकार में बड़ा होता है और एक केंद्रक क्या होता है, आकार में छोटा होता है। तो जो आकार में बड़ा केंद्रक होता है उसको हम लोग कायिक केंद्रक कहते हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। और जो आकार में छोटा होता है उसको हम लोग गैमिट न्यूक्लियस कहते हैं। ये कायिक जो केंद्रक होता है इस गैमिट न्यूक्लियस को क्या करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने में हेल्प किया करता है। और यही जो गैमिट न्यूक्लियस है जा करके जब फर्टिलाइजेशन होती है, अभी तो इसका डेवलपमेंट बताया जाएगा, परागकण की आंतरिक संरचना बताई जाएगी, लेकिन पहले इस चीज को पूरा कंफर्म कर लीजिएगा। यही चीज आपको समझाना है कि एक आपका जो परागकण होता है, लघुबीजाणु होता है, उसका न्यूक्लियस जो होता है वो पहले अपनी आकार में क्या करता है, परिवर्तन करता है। और न्यूक्लियस फिर क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है पूरे साइटोप्लाज्म में। और डिसअपीयर होने के बाद क्या हुआ करता है, ये दो समसूत्री विभाजन होगा वो असमान रूप से होगा। और उस असमान समसूत्री विभाजन के कारण क्या होता है, ये दो न्यूक्लियस में डिवाइड होता है। इसमें बड़े आकार का जो न्यूक्लियस होता है उसको कायिक केंद्रक कहते हैं, और जो आकार में छोटा होता है उसे हम कौन सा केंद्रक कहते हैं, जनन केंद्रक कहते हैं। तो अब आप ध्यान दीजिए, यही पूरी प्रक्रिया लिखाई गई। इस प्रक्रिया में परागकण का मातृ केंद्रक, परागकण का ये कैसा केंद्रक है, मातृ केंद्रक है। ये कैसा है, मातृ केंद्रक है। मातृ केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा असमान रूप से विभाजित हो जाता है। जो हमने समझाया वही लिखा भी है। इस प्रक्रिया में परागकण का मातृ केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा असमान रूप से क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, जिससे या जिसमें क्या होता है, बड़े केंद्रक को, तो जो बड़ी साइज का केंद्रक होता है उसको कायिक केंद्रक कहते हैं, तथा छोटे केंद्रक को क्या कहते हैं, जनन केंद्रक कहते हैं। जो बड़ा साइज का है उसको कायिक केंद्रक कहेंगे, और जो छोटी साइज का होता है उसको क्या कहते हैं, जनन केंद्रक कहते हैं। तो ये पूरी जो प्रक्रिया थी ये किसके अंतर्गत आया किया करती है, लघु बीजाणु जनन के अंतर्गत आया करती है। एक बार फिर से पूरी बात को ध्यान दीजिए। लघु बीजाणु धानी में परागकण या लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को ही लघु बीजाणु जनन कहा करते हैं। और एक परागकोश में 4 लघु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं, और परागकोश के स्फुटन से परागकण स्वतंत्र हो जाते हैं, और जो बाद में विकसित होकर के लघु बीजाणुओं का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर देते हैं। और इस प्रक्रिया में परागकण का मातृ केंद्रक, सबसे पहले जो ये परागकण है इसका मातृ केंद्रक है, पहले यहाँ छोटी साइज थी अब बड़ी हो गई थोड़ी सी। मातृ केंद्रक क्या हुआ करता है, समसूत्री विभाजन द्वारा असमान रूप से विभाजित हो जाता है, जिससे बड़े केंद्रक को कायिक केंद्रक कहते हैं तथा छोटे केंद्रक को हम लोग क्या कहते हैं, जनन केंद्रक कहते हैं। तो ये पूरा इसका क्या है, ये डायग्राम है। अब आप लोग इसको बना लीजिएगा विधिवत तरीके से। और अब हम इसके बाद आगे का टॉपिक जो होगा अगले लेक्चर में प्रोवाइड करेंगे। ऐसे हम आपको छोटे छोटे वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। तब तक आप लोग इसको डायग्राम को बढ़िया कलर करके खूब बढ़िया से बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।